डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 4 जो कि स्टैशियोमेट्री के बारे में है, उसका क्वेश्चन 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है डिफरेंट कंपाउंड विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि अगर दो डिफरेंट कंपाउंड है तो कभी भी उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम नहीं हो सकता, लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम हो सकता है। इस बात को एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। इसी तरह जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो जस्ट हमें एक सिंपलेस्ट रेशो बताता है कि किस रेशो में इसके एटम मौजूद हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है तो वो किस रेशो में है, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 रेशो में है, मतलब कार्बन 1 गुना है तो हाइड्रोजन कितने गुना है। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे आपको ग्लूकोज का फार्मूला नज़र आ रहा है C6H12O6। अगर इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालें, ये कौन सा फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बता रहा है कि कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के भी 6 हैं। इसका अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला बनाएं तो 6 से हम तीनों को डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा C1H2O1, मतलब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह अगर फॉर्मेल्डिहाइड का देखें तो उसका फार्मूला ही मॉलिक्यूलर ये है CH2, यानी कि C1H2O। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको एलेबोरेट कर दूं, वो ज़रा इजी एग्जांपल है। आपने बेंजीन का सुना होगा C6 और H6 उसका फार्मूला है, और इसी तरह H6। इसी तरह अगर मैं एसिटिलीन की बात करूं तो इसका फार्मूला है C2 और H2। अब इन दोनों का अगर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो 6 1 6 6 1 6, तो CH इसका यानी बेंजीन का फार्मूला बन गया, और इसी तरह एसिटिलीन का भी 2 1 2 2 1 2, तो CH। अब इन दोनों का भी देखें, जो सिंपलेस्ट रेशो है वो दोनों की सेम है, यानी इसका भी CH निकल आया एसिटिलीन का, और बेंजीन का भी CH। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो डिफरेंट ही होगा, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम भी हो सकता है। तो इसी को जो अगर आप लिखना चाहें तो लिख कैसे सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बिकॉज इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड, नॉट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। और उसके साथ एक एग्जांपल दे दें, ये वाली दे दें, या एसिटिलीन और बेंजीन वाली दे दें, वो ज़रा शॉर्ट है। इसी तरह अब हम पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। इसके के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड्स के नेम दे दिए हैं, उनका हमने केमिकल फार्मूला लिखना है। तो कैल्शियम फास्फेट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ca3PO4 होल में 2। इसी तरह एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड को आप इस तरह से लिख सकते हैं Al(N). सोडियम एसीटेट CH3COONA। ठीक है, ये आपने याद रखना है, कैपिटल है, कौन कौन सा है, स्मॉलर कौन कौन सा है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अमोनियम कार्बोनेट को देख लें, अमोनिया और कार्बोनेट इस तरह से आपने साथ लिखना है। बिस्मथ सल्फेट को देख लें, ये इनके जो हैं वो फार्मूला आपको केमिकल फार्मूला मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 उसको देखते हैं। वाई डज एवोगैड्रो नंबर हैव इमेंस इम्पोर्टेंस इन केमिस्ट्री। क्या वजह है कि जी एवोगैड्रो नंबर की इतनी इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर। तो एवोगैड्रो नंबर जो है वो कनेक्ट करते हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड टू द एटॉमिक स्केल बाय प्रोवाइडिंग अ वे टू काउंट पार्टिकल्स को काउंट करने की जो है वो हमें सलाहियत देते हैं एवोगैड्रो नंबर। बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ये जो फाइंड आउट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसकी वजह से बहुत आसानियाँ होती हैं हमें। इन अ मेजरेबल क्वांटिटी 1 मोल इट इज़ फंडामेंटल फॉर कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मोल्स, मैसेज एंड रिएक्शन इन केमिस्ट्री।
अब रिएक्शन के अंदर कितने तादाद में कितने पार्टिकल जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, कितने आयंस, मॉलिक्यूल, ये सारे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू एवोगैड्रो नंबर्स। तो एवोगैड्रो नंबर्स की बहुत ज़्यादा इस वजह से इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, पार्ट नंबर 4 है। इसमें पूछा गया है व्हेन 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट्स इट गिव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। उन्होंने एक कंपाउंड का मैस हमें बता दिया है और उसके साथ हर एलिमेंट का जो है जो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है उसका भी मैस बता दिया है। तो बस हमने जो है परसेंटेज जो फाइंड आउट करनी है, तो बहुत इजी फार्मूला है, आप एग्ज़ाम में भी अपनी परसेंटेज निकालते हैं अपने पेपर्स वगैरह के मार्क्स की। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन का कितना मैस है डिवाइडेड बाय ओवरऑल कंपाउंड का कितना मैस है मल्टीप्लाई बाय 100। तो बहुत इजी सा फार्मूला है और हमारे पास आंसर आ गया 60.27%। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज 11.11 निकल आई, ऊपर हाइड्रोजन का मैस, नीचे ओवरऑल कंपाउंड का मैस। इसी तरह ऑक्सीजन का भी, ऊपर हमने ऑक्सीजन का मैस रख लिया जो हमें यहाँ पे गिवन है कि कितनी क्वांटिटी में है, ओवर 8.657 जो कि कंपाउंड का मैस है, मल्टीप्लाई बाय 100 28.62% हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 5, उसको देखते हैं आप। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो मैसेज बनेंगे प्रोडक्ट के, उनको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा होता है कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रिवर्स रिएक्शन है। मतलब जितने रिएक्टेंट टूट के रिएक्टेंट जो हैं वो मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वैसे ही प्रोडक्ट टूट के उतने ही रिएक्टेंट बना रहा है। मोस्टली दोनों की जो रेट है वो सेम होता है, तो जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं वापस उतने ही रिएक्टेंट बन रहे हैं। तो इसमें जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट के मैसेज, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है, यूज़ द स्टेशियोमेट्री टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट। हम हर प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लेंगे, किसको देख के, केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के, और अप्लाई करेंगे उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ़ गिवन टू फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और फिर उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करके उसकी एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें बाकी स्टेप्स जो हैं आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सेम ही हैं, लेकिन जस्ट ये जो लास्ट पे अप्लाई द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है वो अप्लाई करना पड़ता है एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट्स की। तो ये वाले स्टेप्स जो हैं ये तो नॉर्मल हमें भी करने पड़ते हैं, तो जस्ट इसमें ये वाला जो काम है ये एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ये स्टेप्स हैं, इनको एक्सप्लेन जो है वो अलग से एक वीडियो में मैं कर दूंगा। फ़िलहाल जस्ट आंसर के तौर पे शॉर्ट आंसर देना होता है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में भी, तो आप ये 4 जो हैं स्टेप्स उसमें मेंशन कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको समझ आई है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा।